सुर्खियों में। नमस्कार, कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम चर्चा करेंगे भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी पर। जीएसटी ने देश की कर व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के साथ शुरू हुई ये व्यवस्था आज भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। आपको बता दें कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये सुधार केंद्र और राज्यों के अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने के उद्देश्य से लाया गया, जिससे कर प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनी। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार, उद्योग, उपभोक्ताओं और सरकार सभी पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसकी उपलब्धियां क्या रहीं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आगे इसकी क्या संभावनाएं हैं, इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनीष शर्मा, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। आप IEHE भोपाल में पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। धन्यवाद मैडम। और हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री संजय वर्मा, जीएसटी एवं कर मामलों के एडवोकेट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम की शुरुआत मनीष सर आपसे करते हैं। पहला सवाल, हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि जीएसटी लागू करने की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस हुई। सबसे पहले मैं ये बताऊं, जब 1 जुलाई 2017 के पहले जीएसटी के बदले पहले तरह तरह के टैक्सेस सिस्टम थे, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटी लगता था, ऑक्ट्राय लगता था और वैट लगता था। तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता था, इसको फाइल करना भी ज़रा कठिन होता था। और सबसे बड़ी बात, कलेक्शन के बाद में जो सेंट्रल स्टेट में जो अपने वित्तीय ढांचे के तहत जो डिवीजन ऑफ रेवेन्यू होता था वो ज़रा कठिन हो जाता था और बड़ा असंतोष सा रहता था और संघीय ढांचा के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो उसी समय से इस बात को बल दिया जाने लगा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, एक देश एक कर की पद्धति पर, प्रणाली पर चले। दुर्भाग्यवश उस समय उसको लागू नहीं किया जा सका, लेकिन बहुत मंथन के बाद में जा करके 2017 में फिर ये जीएसटी हमारे यहाँ लागू किया गया। सही कहा सर। संजय वर्मा सर, जीएसटी आने से पहले कर व्यवस्था किस प्रकार थी, यानी कैसी थी और इसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी? चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से समझाएं। जैसे कि सर ने बताया अभी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, थोड़ा इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स में कोई छेड़ नहीं हुई है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते थे, जैसे कि पहले वेट होता था, उससे पहले सेल्स टैक्स होता था, तो वेट, कस्टम ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो एक्साइज ड्यूटी, इन सभी टैक्सेस को मिलाकर एक राष्ट्र और एक कर का जो नारा लेकर आया था, उन सब टैक्सेस को मिलाकर ही जीएसटी किया, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से किया है। और इसके आने से हमको ये फ़र्क पड़ा, पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे सभी के, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सबसे संपर्क करना, सबसे रिटर्न फाइलिंग, अपनी अपनी जो उनकी कंप्लाइंसेज है वो सब करना, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नॉलेज की लिए आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि एक्ट ही अलग था। अब जब सब एक्ट को मर्ज किया, एक जीएसटी लेकर आए, तो हर तरीके से, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कंसल्टेंट वर्ग हो, चाहे एक कोई भी वर्ग हो, सबके लिए ऐसा नहीं हुई, सब एक ही उसमें लेकर आने पर कंबाइन करके फिर उसको टैक्स किया। उपभोक्ता को भी पारदर्शिता मिली, क्योंकि उस समय जो 17 डिफरेंट सेंटर्स थे तो उस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्थिति बन चुका था। धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती जा रही, वो बड़ा कठिन सा समस्या बनता जा रहा था। जी बिल्कुल सही कहा सर। सर, क्या आपको लगता है कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा व्यवहार में सफल रही है? बिल्कुल। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि आप देखिए, अप्रैल 2026 में ही भारत ने इतिहास रच दिया। अकेले एक महीने में 2,42 करोड़ रुपए का कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से हुआ। मई में भी 1.94 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो 2017 में जब जीएसटी कलेक्शन शुरू हुआ था तब औसत कलेक्शन 85,000 करोड़ रुपया जाता था, जो 90,000, 85,000 ऐसा। उसके पहले इससे भी कम। तो जब से जीएसटी आया और हम सिंप्लीफाइड तरीके से, यूनिफाइड तरीके से इसको आगे बढ़ते गए, तो कलेक्शन भी हमारा बढ़ा, व्यापारियों का भरोसा भी शासन पर बढ़ा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलेक्शन है, रेवेन्यू वो भी हमारा बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हो पाया। जो असंतोष था राज्यों के बीच वो भी घटा।
तो जीएसटी अगर हर एक दृष्टिकोण से, कलेक्शन के दृष्टिकोण से देखें या वित्त और राज्य और संघ के बीच में जो डिस्प्यूट के दृष्टिकोण से देखें, व्यवसायियों के विश्वास के दृष्टिकोण से देखें, उपभोक्ता के विश्वास के दृष्टिकोण से देखें, तो हर दृष्टिकोण से, हर डायमेंशन से, हर एंगल से ये सक्सेसफुल पद्धति कर प्रणाली है जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वाकई मनीष सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीएसटी आने के बाद कर के कलेक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है। संजय वर्मा सर, जीएसटी लागू होने के बाद कर संग्रह में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। इसके पीछे के प्रमुख कारण आपसे जानना चाहेंगे। इसके पीछे सबसे पहला कारण जो मैं इसमें कहना चाहूँगा, जिस तरीके से पहले जो होता था, जो अलग अलग टैक्सेस थे, उनका मैनुअल सिस्टम था। मैनुअल सिस्टम में जो रिटर्न्स मैंने फाइल किया, जो फिगर्स मैंने दिए, उस पर कई बार गवर्नमेंट को भरोसा ही करना पड़ता था। कुछ केसेस में जहाँ की बहुत ज़्यादा डाउट होता था तो वो सर्वे या इस तरह की एक्टिविटीज़ से वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे, अदरवाइज तो उनको व्यापारी पे भरोसा करना पड़ता था। लेकिन जब जैसे जीएसटी चालू हुआ तो जीएसटी के बाद पूरी तरह से एआई बेस्ड है ये। इस तरह से इनका क्या है, जीएसटी प्लस कस्टम प्लस आईटी, तीनों सॉफ्टवेयर कंबाइंड है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स में गई है वो जीएसटी में भी रहेगी, कस्टम्स में भी रहेगी। मान लीजिए आपका कोई बाहर से माल आया है या कोई भी आपने जो, वो सब चीज़ कंबाइन होने से गवर्नमेंट के पास भी इन्फॉर्मेशन पूरी रहती है और व्यापारी भी इस बात से क्लियर रहता है कि उसको भी किस तरह डाउट नहीं रहता। वो अगर कोई चीज़ बाई चांस इंटेंशनली नहीं छूट रही है, अनइंटेंशनली भी छूट रही है, तो वो उसको याद करके उसको कंबाइन करके रिटर्न में अपने शो कर सकता है। सर्विलियंस बढ़ रहा है और सर्विलियंस बढ़ने से आपका ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ रहा है। जैसे आप जानते हैं कि जीएसटीएन जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, उसके कारण ये सिस्टम एक सेकंड में लाखों इनवॉइस को प्रोसेस करता है। और टैक्स चोरी रोकने में सरकार ने ई इनवॉइसिंग जो काम कर रहा है, जिसके कारण बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो रियल टाइम में सरकारी पोर्टल पर बिना बिल जनरेट किए ये काम कर सकता है। तो इस तरह की जो प्रावधान जीएसटी में आजकल जीएसटीएन के कारण हो रहा है, तो इसके कारण अब सुविधाएं हर के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। और बार बार एक ही बात को कहना है कि हमारा जीएसटी बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि डिजिटल टैक्स सिस्टम, ई इनवॉइस, ई वे बिल जैसी व्यवस्थाओं ने पारदर्शिता बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब सेकंड्स में लाखों इनवॉइस प्रोसेस होता है जो पहले नहीं हो पाता था, ये जीएसटीएन के कारण ही हो पाया है। और इसके कारण जो हम 5 करोड़ से जो ज़्यादा का इनकम है उसको रियल टाइम में हम मैनेज कर पा रहे हैं, और 5 करोड़ से कम वाले को रियल टाइम में नहीं कर लेंगे, उनको भी मैनेज इस नेटवर्क के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो इसके कारण कोई भी जो सप्लायर साइड है या फिर रिटेलर्स है, ये कोई भी इससे बच नहीं पा रहा है, क्योंकि जीएसटी आपने एक बार आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब जीएसटी के पोर्टल पर आ जा रहा है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी, जैसे सर ने बताया कि जीएसटी और टेक्नोलॉजी और टैक्सेशन जो सिस्टम है, ये सब इंटीग्रेटेड रूप में काम करके इसको बहुत ही ज़्यादा वायबल और आपको कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। शब्द प्रॉफिटेबल सही नहीं शासन के लिए, लेकिन फिर प्रॉफिटेबल ही कह सकते हैं, क्योंकि एक सबके हिसाब से सबको सुविधाजनक है, सब लोग उस पर कर सकते हैं काम। जी संजय वर्मा सर, क्या जीएसटी का प्रभाव विदेशी निवेश और इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी देखने को मिला है? बिल्कुल मिला है। जब तक कि हमारी कर प्रणाली पारदर्शी नहीं होगी, जब तक बाहर के लोगों को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, टैक्सेशन हमारा अगर हायर रेट होगा तो बाहर की कोई भी, हम किसी को भी बुला नहीं सकते, क्योंकि उसको सबको मालूम है कि वहाँ टैक्स हमारा कम लगना है। अभी भी कई कंट्रीज़ में देखा जाए तो हमारे यहाँ से कम टैक्स है, लेकिन फिर भी हम उनके रेशो के हिसाब से देखा जाए, रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो हम काफ़ी ऊपर हैं, हमारे सबसे कम रेट है, तो हम उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अगर हमारा ज़्यादा रेट होगा टैक्स का तो हम नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ। एक बड़ी दिलचस्प सा आंकड़े जो दिखने को मिल रहे हैं आजकल, जो है इम्पोर्ट लेट जो विदेश, मतलब कि विदेशों से आने वाले सामानों पर मिलने वाला टैक्स जो है, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि इससे देखिए 19 से 22% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। और एक मजे की बात है कि रियल एस्टेट सर्विसेज में टैक्स कलेक्शन 50% और होटल रेस्टोरेंट मैंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 41% से ज़्यादा
टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। इसका मतलब लोग खुलकर खर्च कर रहे हैं और विदेशी जो इम्पोर्टेड सामान आ रहा है उस पर भी लोग खर्च कर रहे हैं, जिससे कि तो बने हम विदेशों का निवेश भी और विदेशों में निवेश भी, दोनों से हमारा जो है जीएसटी बढ़ रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान जीएसटी ढांचे में अभी भी कुछ सुधारों की आवश्यकता है जिनसे सिस्टम और बेहतर हो सकता है और उद्यमी और करदाताओं को फायदा मिले? अभी जो सुधार हुआ, अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि जब जीएसटी आज से 9 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, उसकी व्यवस्था के और आज की व्यवस्था में काफ़ी कुछ फ़र्क हुआ। जैसे कि पहले 5 रेट ऑफ टैक्स होते थे, 5, 12, 18 और 28। अब रेट ऑफ टैक्स ही इक्वल स्लेब ही 2 कर दिए, 5 और 18। बाकी एक हायर स्लेब की बात नहीं कर रहा है वो कुछ आइटम्स पे। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती थी, रेट ऑफ टैक्स कम हुए। जैसे कि कई आइटम ऐसे थे जो 12% वाले रेंज में आते थे, तो 90% आइटम ऐसे जो 12% से कम होके 5% की रेंज में आ गए। तो एक तो ये फ़र्क पड़ा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डीजल पेट्रोल है जो कि जीएसटी से बाहर है, सुधार की आवश्यकता की अगर बात करते हैं तो डीजल पेट्रोल को भी हमको इसमें शामिल करना चाहिए। करेंगे तो इस पे भी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी इकोनॉमी पे अंतर है। मनीष सर, आपकी क्या ओपिनियन है इस मामले पर? मेरा इसमें ऐसा कहना है कि ये ट्रायल एरर है, क्योंकि जीएसटी जब लागू किया गया था उसमें बड़ा हंगामा हुआ था संसद में कि अभी ये फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ, टेक्नोलॉजी बदलने के साथ, फैशन, ट्रेंड, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के साथ साथ चेंज होने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कोर्ट केसेस से आपने देखा होगा कि जो ऐसे ऐसे सवालों को जवाब देने पड़े जिससे आपको हंसी आती है। जैसे मान लीजिए परोठा बनाम रोटी, रोटी पर आपका टैक्सेशन 5% है, रोटी सिर्फ 5% टैक्स लगना चाहिए जीएसटी। अथॉरिटी ने कहा नहीं, परोठा और रोटी में बराबर नहीं, रोटी में 5% लगेगा लेकिन परोठा लग्जरी है, उसमें घी लग गया एक्स्ट्रा उस पे, इसलिए वो लग्जरी है। लगेगा। तो ये उस समय लागू करते समय ऐसा नहीं सोचा गया। चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें जो आप रॉ लेके आ रहे हैं तो उसमें 0% है, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसमें फिर आपको 5% जीएसटी लगता है। तो ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड ऐसे जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब लागू की गई थी तो इस तरह के एनोमली आ सकता है, ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं तब हमें समझ में आता है, और बहुत सारे कोर्ट केसेस है, बहुत सारे आरटीआई लगे हुए हैं जिसके कारण और सुधार आ रहा है। और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, किसी दिन नहीं कह सकते कि आज हम फुल प्रूफ, हमारा अपडेशन तो होता ही रहता है हर चीज़ में। कई चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसमें कि अगर उसको करें तो रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग, पहले अपील फाइलिंग मैनुअल होती थी, फिर अपील फाइलिंग हो गई, रिटर्न फाइलिंग, इवन अब हियरिंग भी वर्चुअल होने लगी है। पहले हियरिंग के लिए डिपार्टमेंट में जाना है, डिपार्टमेंट जाने में कई प्रॉब्लम्स आती थी, कुछ अपने इश्यूज आते थे। अब जब से वर्चुअल हियरिंग होने लगी तो हमको फिर डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं, हम अपने बैठे काम कर सकते हैं, टाइम की बचत होती है, प्लस हम अपना काम और ढंग से कर पाते हैं, तो वो फर्क पड़ता है। गब्बर सिंह टैक्स, और इसको कहते हैं वीआईपी। जो सर ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और शराब ये वीआईपी मेहमान है, क्योंकि राज्य शासन नहीं चाहता ये जीएसटी के दायरे में आए। ये राज्य शासन खुद के दरों से ही इसका नियंत्रण, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्हीं से आता है। तो ये जो सुधार की बात कह रहे हैं, सुधार होना चाहिए, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। संजय सर, चूँकि आप जीएसटी एडवोकेट हैं इसलिए आम जन के ओर से आपसे ये जानना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि जीएसटी टाइम पर दिया गया है फिर भी ईमेल्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कई जगह आ जाती है। वैसे तो जो मैंने देखा है 75 क्या बल्कि 90% तो ऐसा होता है जिनमें कि अगर नोटिस आया है या इनकम टैक्स से कोई मैसेज आया कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं चूके हैं। लेकिन कुछ केसेस में हुआ है कि जिनमें रिटर्न फाइल आपने कर दी लेकिन उनके डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं हो पाई, तो उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन वहाँ फिर एक सिस्टम है कि जैसे आपने उनको बता दी कि हमने इस तारीख को फाइल कर दी, आपके पास भी रिसीट होती है, आपने बता दी कि हमने इस तारीख को फाइल कर दी, तो फिर उसको कंसीडर कर लेते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर परसेंटेज में तो ये है कि अगर नोटिस आया है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी रिटर्न में फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ बहुत सारी स्टेप्स होती है। लोग क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करी, वो मान लेते हैं फाइल, वो स्टाफ रहता है, जूनियर रहते हैं, कई बार फाइल कर दी, उसका वेरीफाई करना होता है। अब वेरीफाई करना छोड़ दिया तो फिर वो स्टाफ समझ लेता है हमने फाइल कर दिया, या जो उपभोक्ता होता है, व्यापारी होता है, वही समझ लेता हम तो फाइल कर चुके। पता लगा कि वो वेरीफाई नहीं कर पाते, रिटर्न रह जाती है, अधूरी रहती, तो उसको भी इनकम्प्लीट रिटर्न मान के नोटिस आ जाता है।
तो उम्मीद है कि जो भी श्रोता इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे होंगे उन्हें ज़रूर इसका समाधान मिला होगा आपके ज़रिए। मनीष सर, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए शुरुआती दौर में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई? देखिए, छोटे व्यापारी शुरुआत पे ऐसा है कि वो समझ ही नहीं पाए जीएसटी है क्या। और इसमें चूंकि आईटी जुड़ा हुआ है तो आईटी के जुड़ते साथ ही ऐसा एक मानना हो जाता है कि जो अनपढ़ है, जो छोटे किसान है, छोटे व्यवसायी है, वो कैसे जीएसटी फाइल करेंगे। उनको एक अलग से आदमी रखना पड़ेगा जो उनके प्रॉफिटेबिलिटी को घटा देगा। तो ऐसे बड़ा अड़चन उनको एक बड़ा अलग सा, क्योंकि ऐसे में उनको पहले जो सिस्टम था उस सिस्टम में उन्होंने जितने रुपए का बिजनेस किया उस पर वो टैक्स देके चले आते थे। अब ये पूरा आईटी इनेबल्ड काम गतिविधि हो गया, तो ऐसे में उनको अड़चन आते रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब तो 10 साल होने को आ गए, तो अब इस तरह का अड़चन जो व्यवसायी वर्ग है वो नहीं सोचता है, वो गब्बर सिंह नहीं बोलता है। पहले इसमें मैं एक बात तो जोड़ना चाहूँगा। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई जो होता है बड़ा इनिशियल स्टेज वाला बिजनेस है, मतलब बहुत छोटा बिजनेस होता है। उसमें उनके कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो लोग इस बात से बचना चाहते हैं कि वो टैक्स, पहले का नियम ये था कि टैक्स से बचना चाहते थे, क्योंकि मुझे अगर मान लो किसी से परचेज करना है और जिसके पास टैक्स का बिल देगा तो मेरे भी 1 नंबर में शो होगा। पहले 1 नंबर 2 नंबर बहुत चलता था। अब जब से ये सिस्टम आ गया कि सभी को बिल लेना कंपलसरी है, बिल देना कंपलसरी है और 1 टाइम टैक्स लगता है। पहले वो अलग अलग पॉइंट पे, हर पॉइंट पे टैक्स लगता था, तो अब 1 पॉइंट पे टैक्स लगता है, तो बिल देना ईजी हो गया, बिल लेना ईजी हो गया। तो वो वाली जो प्रॉब्लम होती थी वो खत्म हो चुकी है। क्या लोग एमएसएमई में बच्चे कह रहे हैं वो मैं जीएसटी में अगर नंबर ले लूँ तो लोग मुझसे परचेज ना करेंगे, अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। तो अब सभी को देना है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रैकिंग भी हो जाता है, सुविधा ट्रैकिंग भी हो जाता है। और एमएसएमई वालों को सरकार की तरफ से जीएसटी कैसे भरा जाता है इसका समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो अब उस तरह की समस्या एमएसएमई सेक्टर को नहीं है। संजय सर, जीएसटी रिटर्न और अनुपालन प्रक्रिया पहले की तुलना में और कितनी सरल हो गई है? अगर पहले की बात करें तो पहले तो जो रिटर्न फाइल होती थी वो तो मतलब ऑनलाइन ही होती थी। बाकी इसके अलावा जो अनुपालन की बात, पूरे प्रोसेस जो था, हमको अगर डिपार्टमेंट से नोटिस आया तो डिपार्टमेंट जाकर रिप्लाई देना है, वहाँ पेपर सबमिट करना है। जब से जो नया जो जीएसटीआर जो नया चेंज किया है, जीएसटी 2 जो रिफॉर्म्स लिया है, उसके उन्होंने ये चेंज कर दिया कि टोटल ऑनलाइन काम है, मैनुअल कोई काम है ही नहीं। हमको डिपार्टमेंट में अगर चाहे तो हमको डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत है, झाँकने की जरूरत नहीं है किसी एडवोकेट को, ना कंसल्टेंट को, ना सीए को, और ना ही किसी उपभोक्ता को। वो पूरा काम अपने घर बैठ के अपने लैपटॉप पे, इवन अगर उसके मोबाइल उसके पास वो है तो मोबाइल पे भी कर सकता है। अभी हर एक चीज़ के लिए उसको ई-वे बिल के लिए, इसके लिए किसी के पास जाना, तो उसके पास ऐप दिया हुआ, ऐप में वो सब काम कर सकता है। और जैसे अपील फाइलिंग मैंने बताया था, अभी पहले ही बताया था कि अपील फाइलिंग के लिए पहले फाइल करने के लिए जाना पड़ता था डिपार्टमेंट में, फिर हियरिंग होती थी। अब अपील फाइल भी हम अपने डेस्क, अपने टेबल पर बैठ के कर सकते हैं, और हियरिंग भी हम अपने ही सीट पर बैठ के कर सकते हैं। हमको कहीं डिपार्टमेंट में झाँकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत छोटा सा, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और रियल टाइम जो बिल जनरेट कराना है बहुत कम समय में, मतलब आपको ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय, आधा दिन 1 दिन पूरा बैठ करके, ऐसा नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो मेरे ख्याल से विद इन मिनट्स आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आप घर बैठे अपने सिस्टम से ही सब कुछ कर सकते हैं। मनीष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अलग अलग टैक्स स्लैब को भविष्य में कम किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कम किया जाना चाहिए तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस पर, क्योंकि अभी ही जो है वो कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कम करने से किस कैटेगरी में कम करेंगे? अभी जो है 0% जो है एसेंशियल गुड्स के लिए, 5% है, 18%, और 3% जो रखा गया सोना चांदी के लिए रखा, वो एक्सेप्शनल है। तो ऐसे में गुंजाइश कहाँ होता है इसको और कम करने का? तो डिमांड जरूर उठ रहा है। हम तो चाहेंगे एज ए कंज्यूमर कि हमारे ऊपर जीएसटी कम से कम लगे, लेकिन शासन जरूर चाहता है कि वो किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाए। तो जो लग्जरियस गुड्स पर जो टैक्स है तो लगेगा ही लगेगा। अलबत्ता जैसा सर कह रहे थे कि शराब और पेट्रोल डीजल को भी इस परिधि में लाना चाहिए, तो वो लाने से तो ये और बढ़ जाएगा, स्लैब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भले उसका टैक्स, उसका रेट ये 18 नहीं रहेगा, उससे 40 भी नहीं रहेगा, 18-40 के बीच का कोई हो रहेगा। सकता है। तो वो लाने से शायद बढ़ जाए, एक स्लैब और बढ़ जाए, घटने का तो सवाल नहीं उठता। और ना ही मेरे को लगता है, क्योंकि हमें बजट में पैसा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, तो वो जनरेट करने के लिए जो फिजिबल तरीके जो रेट्स है
वो यही है, ऐसा लग रहा है। मनीष सर, अभी आपने कुछ बहुत रोचक तथ्य बताए थे कि जब आप बेसिक्स लेते हैं तो उन पे जीएसटी बहुत ही मिनिमम या फिर नहीं होता है। जब हम लग्जरी की ओर बढ़ते हैं तो हमें अच्छा टैक्स पे करना पड़ता है। तो चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों से अवगत कराएं। जैसे मान लीजिए कि आपको कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है बाहर, तो आपको कॉफ़ी में कॉफ़ी को भी एक जैसा चाय और कॉफ़ी को भी एक जैसा नहीं समझा जाता है। अगर आप दुकान से चाय पत्ती और कॉफ़ी बीन्स खरीद के लाते हैं तो सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी कैफ़े में जाकर बनी बनाई कड़क चाय या एक्सप्रेसो ऑर्डर करेंगे तो वो सामान्य गुड्स से सामान गुड्स और सेवा बढ़ के 18% हो जाता है। उसी तरह से एसी रेस्टोरेंट और नॉन एसी रेस्टोरेंट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो सर्विस के नाम पर आपको एसी सर्विसेज दे रहे तो उसका बिल, तो वो टोटल बिल पर एसी सर्विसेज देने का जो बिल है उस बिल पर फिर 18% आपका लग्जरी टैक्स लग जाता है। और नॉन एसी वाले सर्विस में एसी का चार्ज नहीं लगाते हैं। बिल में हालांकि नहीं लिखा रहता है कि एसी का चार्ज लगा है, वो सर्विस लिखते हैं। तो इस तरह से कई जगह आपको हमारे लग्जूरियस लाइफ स्टाइल या कंजम्पशन के कारण टैक्स रेट का चेंज होता है और हमको ज़्यादा पैसा। संजय सर, आम करदाताओं और व्यापारियों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं उनको सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि अब वो टाइम ख़त्म हो गया कि अगर हम कोई ऐसा सोच के चल रहे हैं कि हमारी कोई हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हमारी कुछ भी हो रही है और वो हम छुपा पा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। क्योंकि टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारी हर चीज़ की, इवन हमारा बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, हमारा कोई हम परचेस करते हैं, कोई छोटी चीज़ हम कार परचेस कर रहे हैं जिसपे कि हम टैक्स नहीं दे के आते हैं, कोई परचेस कर रहे हैं, कोई ऐसी भी चीज़ जिसमें हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी हर एक्टिविटीज़ जो है नज़र में है एआई के थ्रू या किसी भी तरीके। उसको हम ये भूल ना करें कि हम उसको छोड़ देंगे, नहीं नहीं ये तो किसी को मालूम नहीं है, ऐसी भूल ना करें। क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर बना रखें सिस्टम कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया तो मैंने रिसीव किया है मुझे। पहले कई लोग क्या करते थे, आज अभी ख़त्म हो गया, कि जैसे एक शॉप है, शॉप पे 2 QR कोड लगा रखे हैं, एक उनने खुद का लगा रखा है, एक बच्चे का लगा दिया। उनको मेरा अकाउंट चलता नहीं है, मेरे अकाउंट में ऑपरेट नहीं हो पाता, या कि कोई प्रॉब्लम, बुजुर्ग हैं, प्रोवाइडर एजेड है, नहीं चला पाते, तो उन्होंने बच्चे का लगा दिया। अब बच्चे जो लगाए वो तो जो फिगर बच्चे के उसमें आए वो उन्होंने छोड़ दिया, जो उनका खुद का था कैश फिगर रिटर्न फाइल कर दिया। अब इन डिपार्टमेंट जीएसटी ने नोटिस दिया डिपार्टमेंट ने कि आप ये बच्चे के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो आराम से समझ में आ जाता है कि वो ट्रांजेक्शन किसी शॉप का ही है, टुकड़ों में रहता है, डेली रहता है। तो जब पूछा तो पता लगा उसके 20-40 लाख रुपए उसके ट्रांजेक्शन हो गए इसी अकाउंट में। इस तरह की भूल कई लोगों ने करी, तो इस तरह की भूल ना करें। अगर आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर का अकाउंट यूज़, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए अपनी शॉप पे दूसरे का यूज़, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी या तो अपने साथ पार्टनर बना लें, या उसका भी नाम से कोई आपका शॉप होनी चाहिए जो आप इनकम टैक्स में, जीएसटी में आप शो कर पाएँ। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों को इस चीज़ के कारण नोटिस आए। मनीष सर, आने वाले 5 वर्षों में जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिल सकते हैं? सबसे पहले तो बजट में हमारा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो एक्सपेंडिचर की संभावना हमारी बढ़ेगी, जिससे कि जिस तरह से हम जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना कर रहे हैं, वो परिकल्पना तभी हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं जब हमारा रेवेन्यू बढ़े, और रेवेन्यू बढ़ने के कारण हम अपने बजट में एक्सपेंडिचर का प्रावधान रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगले जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा तो लोगों को ये समझ में आएगा कहाँ हमें पैसा खर्च करना है, कहाँ हमें पैसा बचाना है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि बुनियादी चीज़ों में 0% टैक्स है। तो जो जैसे बिना ब्रांड वाला अगर खुला अनाज लेते हैं, जैसे ताज़ी सब्जियां ले लिए, चावल दाल गेहूँ ऐसा कुछ भी लिए, दूध लिए, लस्सी लिए, यहाँ तक कि हाथ से बने मिट्टी के दिए, झाड़ू भी लिए, तो वहाँ पर ये टैक्स फ्री है। लेकिन जैसे जैसे हम ब्रांडेड की तरफ बढ़ेंगे, इन्हीं आइटम्स को अगर हम ब्रांडेड आइटम्स खरीदेंगे तो हमारा टैक्स बढ़ेगा। और कुछ जगह है, कुछ जैसे आपने एमएसएमई कहा, तो कुछ एमएसएमई सेक्टर में भी हैंडमेड, जैसे चंदेरी की साड़ी है तो मिल से अगर बन रही मशीन से, तो उसमें जीएसटी बढ़ेगा, और जो हैंडमेड है उस पर जीएसटी नहीं रहेगा। तो हम 5 वर्षों में अपने लेबर इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक, किस टेक्निक को हम यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें प्रोग्रेस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देखना है। तो एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट को दे पाते हैं, इसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। और आज जैसा लग रहा है, जिस तरह से
हमारे यूथ जो बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर फ्रेंडली होते जा रहे हैं, तो उससे जीएसटी जितना ज़्यादा उपभोग उतना ज़्यादा जीएसटी। मनीष सर, आपका क्या संदेश रहेगा आम करदाताओं और व्यापारियों के लिए? करदाता और व्यापारियों, देखिए जीएसटी की आवश्यकता है, देश को रेवेन्यू की जरूरत है, तो हमें जीएसटी से बचना नहीं चाहिए। आप जैसे पहले कह रहे थे कि कुछ स्लैब ज़्यादा है, स्लैब कम किया जा सकता है, कि बहुत सारे देशों में सिंगल स्लैब भी है, लेकिन भारत की जो डेमोग्राफी है, जिस तरह से यहाँ 85% पॉपुलेशन जो है गरीब है और 60% पॉपुलेशन गांव में रहता है, तो ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उस स्ट्रक्चर को देख कर के जीएसटी की दरें बनाई जाती हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमको और तरीके अपनाने पड़ेंगे। सिर्फ जीएसटी जो कम हायर जीएसटी वाले प्रोडक्शन को बढ़ाकर, कंजम्पशन को बढ़ा करके जीएसटी नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि प्रोडक्शन बढ़ा करके भी जीएसटी को हम बढ़ा सकते हैं, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जैसा कि पहले कह सकते थे, जीएसटी जो था टैक्स एक जंगल था, जहाँ की जो जाता था वो भटक जाता था, इतने सारे वो है रास्ते हैं, वो भटक जाता था। अब वो जंगल साफ हो गया है और एकदम सब चीज़ क्लियर है सामने में। जो आज चेंज हुआ है उसके साथ उसको इस तरह से देख सकते हैं। उपभोक्ता का भी, व्यवसायी का भी, उद्योगपतियों का भी, सबका ये नैतिक दायित्व है कि जीएसटी प्रॉपर्ली भरे, और जीएसटी से ही देश का विकास होना संभव है। जीएसटी अगर हम जीएसटी बचाते, कर चोरी करते हैं, तो हम राष्ट्र के साथ राष्ट्रद्रोही का काम कर रहे हैं। कंज्यूमर के लिहाज से भी हमें हर बिल हमको जीएसटी वाला बिल का ही भुगतान करना चाहिए। अगर जीएसटी बिल नहीं तो हम भुगतान ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की बातचीत से स्पष्ट हो गया है कि जीएसटी केवल एक कर व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, एकीकृत और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए हैं और आगे भी इसे और सरल तथा प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए। धन्यवाद आपका आभार, आपने इस कार्यक्रम में बुलाया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में